गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे। एंड 9 to 12 तो हमारे स्कूल खुल गए हैं, लेकिन 1 to 8 के भी बच्चे घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। तो आज हम आपके साथ, मैं आपका टीचर अजय, GG SSS मॉडल टाउन, आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आए हैं आज। कक्षा 7 की वीडियो है, लेसन नंबर 17 है। ये ज़रूरी नहीं है कि कक्षा 7 के बच्चे ही इस वीडियो को देखें। हम एक जर्नल सा टॉपिक लेके आए हैं आपके साथ। टॉपिक का नाम है वन हमारी जीवन रेखा। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि वनों की जो हमारे जीवन में जो महत्व है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्रियाकलाप से चर्चा करेंगे। अलग अलग तरीके से हम उन वनों की जो फायदे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। वन हमें क्या क्या देते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और क्यों ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें। हमारा ये साइकिल जो है, फॉरेस्ट का, वाटर का, और हमारा जो धरातल का जो भी हमारा ये चक्कर है, वो क्यों ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हमारा जो वन्य जीवों का जो संरक्षण है, वो भी क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें वनों से मिलती हैं। आओ बात करते हैं। एक शाम वो जो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। वो जो एक लड़का है, उसने उनका परिचय अपने मित्रों से कराया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वो थके हुए थे। उन्होंने शहर में स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ के बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। मतलब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रोफेसर अहमद, हम उनने पार्क में बैठ के बच्चों के साथ जो डिस्कशन किया उसके बारे में हमने आपसे बात की कि उन्होंने एक वन्य क्षेत्र में कारखाना लगाने की एक योजना थी जो उनके सामने रखी गई थी। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। प्रस्ताव के विरोध के कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े हैं। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। मतलब जो हमारा डायफ्राम सिस्टम है जिससे हम सांस लेते हैं, तो सबसे मेन रोल है, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन फेफड़े सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे शरीर के लिए फेफड़े इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हमारे जो एनवायरनमेंट के लिए हमारे जो वन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वन जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं वो इसलिए कि क्योंकि जो कि श्वसन तंत्र हमारा चलता है वो ऑक्सीजन से चलता है, और ऑक्सीजन हमें वनों से उपलब्ध होती है। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद ने समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन जाने का निश्चय किया। अब ये एक वन भ्रमण की एक स्टोरी है। बच्चों ने क्या किया, कैसे गए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को समझ में आए। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक आदि सब वस्तुएं लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप एक वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव में अपनी उम्र का एक और लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहां जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसा उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत किया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो रही थी। फिर टीबू ने उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन को व्यापक दृश्य देख सके। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। चित्र 17.1 आप देख सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा फॉरेस्ट दिख रहा है, आपको कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहां का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए।
नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते थे। टीबू ने यह बताया कि सुकर, वरा या सुअर, गोर, बाइसन, गीदड़, सेही और हाथी जैसे जंतु वन में अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। जहां ज्यादा फॉरेस्ट होगा या ज्यादा सघन वन होंगे वहां रहेंगे गीदड़, वरा, सुअर, गोर, बाइसन, सेही और हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्र में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन से अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बच्चों को सावधान किया प्रोफेसर अहमद ने कि ज़्यादा जो कंजस्टेड फॉरेस्ट है उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। बुज और पहली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 के वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। हमने भी पहले ये लेसन करवाया था कक्षा 6 में। अब वे स्वयं देख रहे हैं कि वन किस प्रकार के अनेक जंतु और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी, अनेक वृक्षों से ढकी हुई थी। टीबू ने साल, टीक, सैंपल, शीशम, नीम, पलास और अंजीर, खैर, आवड़ा, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में मदद की, क्योंकि टीबू वहीं रहता था, अपने मवेशियों को चराता था फॉरेस्ट में, तो उसको इन सब चीजों की पहचान थी। तो उसने क्या किया, बच्चों को बताया कि ये साल का पेड़ है, ये टीक का पेड़ है, ये सैमल का पेड़ है, ये शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आवड़ा, बांस और कचनार आदि वृक्षों की पहचान कराई। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी आप देख सकते हैं, नीम का पेड़, बांस का पेड़, लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी रहती हैं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। काष्ठ से बनी वस्तुएं, ये शीशम के पेड़, ज्यादा ऊंचाई के पेड़, सैमल के पेड़, वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तिल्लियां और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा, औषधीय पादप, जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं। हमें वनों से ही ये चीजें प्राप्त होती है, औषधि भी, फर्नीचर भी, लकड़ी भी, बक्से भी, कागज भी, माचिस भी। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अनुकरण और नए पौधों के और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह बताया किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों से ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। यह बताया कि यह वितान या कनोपी कहलाता है। अपने आसपास के किसी वन या उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए, उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। उनकी विशेषताओं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों की सूची बनाइए। मतलब आपके आसपास जो भी फॉरेस्ट एरिया है उसके बारे में, या मतलब आपके आसपास जो भी ग्रीन एरिया है उसके बारे में, जोन जोन से पेड़ हैं, जिस जिस प्रकार के पेड़ हैं उनका लंबाई, पत्तियों का आकार और उनकी अलग अलग प्रकार की डायमेंशन मिलेगी आपको, हाइट के अकॉर्डिंग, पत्तियों के अकॉर्डिंग। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और साइज में परस्पर भिन्न पाए जाते हैं। इसी प्रकार किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी हुई, इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष पर बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं। सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बच्चों ने क्वेश्चन किया कि क्या हर फॉरेस्ट में ऐसा ही होता है? तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि नहीं, विभिन्न जलवायु परिस्थितियों, जो जलवायु परिस्थितियां हैं वहां की, उनके कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नता पाई जाती है।
जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं, किसी में किसी प्रकार के जंगली जानवर हो, किसी में किसी प्रकार के। ये वन्य उत्पाद के बारे में आपको फोटो से चित्र से दिखाया गया कि ये गोंद वनों से प्राप्त होता है, मोरी लाख ये भी वनों से, कत्था जो हमारा खाने में यूज होता है जो पान मसाले में, वो कत्था भी वनों से प्राप्त होता है। लकड़ी की मूर्ति, मतलब आप लकड़ी से कुछ भी फर्नीचर बना सकते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियां और शाखों के पुष्पों पर वह मंडराने लगी खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों व वस्त्रों पर बीज व झाड़ियां चिपक गई। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियां और वन भूमि सलगड़ रही पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियां, गिलहरियां, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और अक्षयमान पत्तियों, फलों और बीजों और टहनियों छोटे शाखों से ढकी हुई थी। अक्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। वन भूमि की सतह, क्योंकि जहां ज्यादा फॉरेस्ट होगा वहां इस प्रकार की आपको सतह देखने को मिलेगी कि मैक्सिमम पत्ते जो हैं वो जब पतझड़ ऋतु आती है तो उसमें वो आपके जमीन पे गिर जाते हैं, तो उनको रिसाइकल होने में या उनको गलने सड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। पहली ने पूछा कि वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इस पर प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि तुमने सौमपोशियों और परपोशियों और मृतपोशियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा कि हमारे पादप किस प्रकार का भोजन का निर्माण करते हैं। सब जंतु चाहे वो शाक बख्शी हो या मांस बख्शी, अतः भोजन के लिए हमें पादपों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं वह अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। इस प्रकार यह एक क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है और जिन्हें मेंढक खा लेते हैं, मेंढक को सरफ खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहा गया है। घास, कीट, मेंढक, सरप, उकाब, गरुड़। मतलब सबसे पहले तो घास को खाते हैं कीट, कीट को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सर्प, सर्प को खाता है गरुड़ या मतलब बाज, उकाब। तो इस प्रकार की एक खाद्य श्रृंखला है कि एक जीव पर दूसरा जीव निर्भर है। लेकिन जो लास्ट में सबसे मतलब जहां से शुरुआत हुई इस चीज की, मांस बख्शी भी कहीं ना कहीं सबसे पहले प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। ये जो श्रृंखलाएं हैं, श्रृंखलाओं को प्रभावित करता वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर रहते हैं। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित हैं। इस पूरी की पूरी चेन में हम किसी एक आदमी को निकाल दें या एक जीव को हम निकाल देते हैं तो पूरी की पूरी, जैसे हमने इसमें से मेंढक को निकाल दिया तो कीटों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। यदि हमने कीटों को निकाल दिया तो घास जो है वो बड़ी आकार की घास होंगी, उनको खाने के लिए यदि कीट नहीं होंगे तो मेंढक का भोजन कहाँ से मिलेगा। और सरप और उकाब भी इस पूरी की पूरी श्रृंखला में भूखे मर जाएंगे, या मतलब उनका जो जीवन जीने का जो तरीका है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। हम बात करते हैं, हमने बात की कि यदि हमारे फॉरेस्ट एरिया घटेगा तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे उसका तापमान, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो कि ऊपर के चित्र में, चित्र नंबर 1 में फॉरेस्ट भी है और पेड़ भी है, उसके साथ साथ कारखाने भी हैं। नेक्स्ट में हमने केवल थोड़े फॉरेस्ट हैं, वन्य जीव हैं, और तीसरे में प्राकृतिक आपदा का एक चित्र दिखाया गया जिसमें पेड़ पौधे बिल्कुल नष्ट हैं और पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में जो डिस्टरबेंस था वो मतलब आपको इस चित्र से प्रस्तुत हो रहा है कि हम यदि पेड़ नहीं लगाएंगे या पेड़ों की अनुपस्थिति में वन्य जीवों का या मतलब मनुष्य का क्या होगा, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं कि यदि पेड़ नहीं होंगे हमारे आसपास तो हम इसका हमारे दैनिक जीवन पर इसका
क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी की सारी कल्पना आप सोच सकते हैं। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि जहां आपको हर व्यक्ति को एक ऑक्सीजन की और खाने की बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिना ऑक्सीजन के हम 3 से 4 मिनट भी नहीं रह सकते, लेकिन हम खाने के बिना हम कम से कम 1 महीने तक भी जीवित रह सकते हैं। पानी और हवा बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिना पानी के हम 1 दिन 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के हम 1 दिन भी नहीं रह सकते। और जो हवा है वो हमें वनों से मिलती है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, आउटलेट करते हैं, इनटेक हम ऑक्सीजन को करते हैं। इसके विपरीत पेड़ ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सर्कल तभी है जब हमारे आसपास वन है, हमारा फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सबको पेड़ लगाने चाहिए, सबको हमारा फॉरेस्ट एरिया उसको बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। और सब बच्चे इस पे ध्यान देंगे, और किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। धन्यवाद।